कहते हैं कि असली पहचान किसी कुर्सी की नहीं, उस पर बैठने वाले के काम से होती है। जब कोई इंसान अपने काम, ईमानदारी और समर्पण से उस पद को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, तब लोग उस कुर्सी को उसके नाम से पहचानने लगते हैं। वह व्यक्ति उस पद को महज एक अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य की मिसाल बना देता है। ऐसा ही कुछ हम मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के लिए कह सकते हैं, जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 10 नवंबर को जब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर होंगे, तो एक ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद न्यायपालिका को एक नई ऊंचाई पर छोड़ जाएंगे। 2 साल के इस सक्रिय अवधि में उन्होंने भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल क्रांति से जोड़ा, न्याय को और अधिक सुलभ और जन केंद्रित बनाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए। उनके कार्यकाल में वर्चुअल कोर्ट को स्थायी रूप से लागू किया गया, जिससे कहीं से भी सुनवाई में शामिल होना आसान हो गया। ई कोर्ट्स पहल से कागज मुक्त अदालतों का सपना साकार हुआ। ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्रों ने मुकदमों को दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया। ई कॉपी मॉड्यूल से आदेशों की प्रमाणित प्रक्रिया हासिल करना आसान हुआ और सुस्वागत पोर्टल के जरिए सुप्रीम कोर्ट आने वाले लोगों के लिए ई एंट्री पास की सुविधा दी गई। उनके कार्यकाल ने भारतीय न्यायपालिका को एक नया आयाम दिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णयों से भरा हुआ रहा है। उनके नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, जिनमें राम मंदिर, चुनावी बॉन्ड और मदरसा एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। उनके ये निर्णय भारतीय समाज और संविधान के ढांचे में अहम बदलाव लाने वाले साबित हुए हैं। आइए इन ऐतिहासिक फैसलों पर एक नजर डालते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उन संशोधनों को भी रद्द कर दिया जो इस योजना का हिस्सा थे। इसके अलावा कोर्ट ने एसबीआई को तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद करने और अब तक बॉन्ड के जरिए जिन लोगों ने राशि ली है, उनकी पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। निजी संपत्ति मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत पुनर्वितरित किया जा सके। निजता का अधिकार। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। इस फैसले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ समेत 9 जजों ने 1976 के आपातकालीन दौर के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि जीवन का मौलिक अधिकार संविधान का उपहार है और आपातकाल में इसे निलंबित किया जा सकता है। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल। मई 2023 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को सेवाओं के प्रशासन में अफसरों पर नियंत्रण रहेगा, सिवाय उन मामलों के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इन मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि शामिल है, जो दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हादिया केस। शादी का अधिकार। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर हादिया केस में फैसला दिया कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस फैसले में कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का वह निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें हादिया और शफीन जहां की शादी को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य या कानून किसी की शादी के फैसले को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। धारा 377 को रद्द करना। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया, जो समलैंगिकता को अपराध मानती थी। इस ऐतिहासिक निर्णय में एलजीबीटीक्यू समुदाय को समान नागरिक अधिकार दिए गए और इस बात को रेखांकित किया गया कि कानून में किसी के यौन रुझान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाना। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया। इस फैसले में कहा गया कि यह रोक महिलाओं के समानता और पूजा के अधिकार का उल्लंघन करती है। राम मंदिर का फैसला। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मुसलमानों को अयोध्या में एक अन्य प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। अर्नब गोस्वामी मामला।
नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में जमानत दी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने निचली अदालत को याद दिलाया कि कानून के तहत जमानत देने की प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जाना चाहिए। एडल्टरी को अपराध से मुक्त करना। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 497 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लिखा कि राज्य या कानून किसी के निजी संबंधों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मदरसा एक्ट से संबंधित मामला भी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इस मामले में मदरसों की स्वायत्तता और धार्मिक शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर समुदाय को अपने तरीके से शिक्षा देने का अधिकार है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संविधान अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है और इसे राज्य या अन्य किसी संस्था द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस फैसले ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में एक मजबूत संदेश दिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने का निर्णय 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। इस निर्णय के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें इस फैसले की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई में प्रमुख भूमिका निभाई और यह स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहन समीक्षा की, जिसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विशेष दर्जा समाप्त करने के संवैधानिक आधारों का निरीक्षण किया। इस फैसले में जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान अधिकार और कर्तव्य मिलने का निर्णय हुआ। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भारतीय संघ को मजबूत बनाता है और यह एकीकृत राष्ट्र के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। 8 नवंबर को देश के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का काम पर आखिरी दिन था। इस अवसर पर उन्होंने अपना विदाई संदेश दिया। चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका में अपने लंबे सफर के बारे में बताते हुए सभी से माफी मांगी। दरअसल अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अगर मैंने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। विदाई समारोह में वो भावुक भी दिखे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे जाने के बाद इस न्यायालय में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जैसा स्थिर और गरिमामय व्यक्ति इस न्यायालय का कार्यभार संभालेंगे। आइए अब थोड़ा नजर डालते हैं चंद्रचूड़ के निजी जीवन पर। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और प्रभा के घर हुआ था। उनके पिता यशवंत चंद्रचूड़ भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे और उनकी मां प्रभा शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और इसके बाद कानून में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई LLB की और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर्स यानी LLM किया। 1986 में उन्होंने हार्वर्ड से डॉक्टरेट भी पूरा किया, जिसमें उन्होंने सकारात्मक कानूनी अधिकारों पर शोध किया था। 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पद संभाला और नवंबर 2022 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। CJI UU ललित ने उन्हें 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी और इस तरह डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके पिता यशवंत चंद्रचूड़ भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे पिता पुत्र बने जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का विदाई समारोह एक भावुक पल है, जो न्यायपालिका के एक ऐसे नायक को सलाम करने का अवसर है जिसने अदालत की परिभाषा ही बदल दी। न्याय की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने केवल कानून के उसूलों को नहीं बल्कि मानवता, करुणा और हर नागरिक की गरिमा को बरकरार रखा। उनके कार्यकाल में कोर्ट न सिर्फ एक संस्था रही बल्कि आम इंसान की उम्मीद और हक की आवाज बनी। अपने पिता की तरह जो एक महान न्यायाधीश रहे, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी इस कुर्सी की गरिमा को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने न केवल अहम फैसले दिए बल्कि डिजिटल बदलाव के जरिए अदालतों को लोगों को करीब लाने का काम भी किया। आज जब वे इस जिम्मेदारी को छोड़ रहे हैं तो न्यायपालिका में उनका स्थान खाली नहीं होगा, बल्कि हर नागरिक के दिल में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उन्होंने हर फैसला इंसानियत और अधिकारों की रक्षा के लिए किया और उनकी विरासत इस संस्था में हमेशा कायम रहेगी। विदा तो हो रहे हैं, पर उन्होंने न्याय की जो ज्योति जलाई है वो आने वाले कई वर्षों तक अंधेरे को दूर करेगी। हम सब की तरफ से उन्हें भावपूर्ण विदाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।